देवियों और सज्जनों, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की धूल में कभी खोते नहीं। वे हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सिखाते हैं कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर भी कैसे असाधारण ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही महानायक की जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, चंद्रगुप्त मौर्य। उनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वे मौर्य वंश के थे, जो शाक्यों की एक शाखा थी। उनका बचपन किसी राजमहल की सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि संघर्षों और अनिश्चितताओं के बीच बीता। सोचिए, एक ऐसा बालक जिसे यह भी नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए क्या योजना बनाई है। उन दिनों मगध, जो आज का बिहार है, भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। लेकिन वहां के शासक नंद वंश के राजा धनानंद अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। वे घमंडी और क्रूर थे। जनता उनके शासन से त्रस्त थी, लेकिन किसी में भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। हर तरफ एक निराशा का माहौल था। लोगों को लगता था कि इस अंधकार का कोई अंत नहीं है। इसी अंधकार के बीच पाटलिपुत्र की गलियों में एक चिंगारी सुलग रही थी। यह चिंगारी थी चंद्रगुप्त के मन में, जो बचपन से ही अपने अंदर एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता और साहस छिपाए हुए थे। वे अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में राजा बनते थे और न्याय करते थे, जो उनके भविष्य का एक छोटा सा संकेत था। यह वह समय था जब भारत की पश्चिमी सीमाओं पर एक और खतरा मंडरा रहा था। विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारत की ओर बढ़ रहा था। देश के छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे और किसी भी बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए एकजुट नहीं थे। ऐसे में एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी जो न केवल देश को एक क्रूर शासक से मुक्त कराए, बल्कि उसे बाहरी खतरों से भी बचाए। नियति ने इस महान कार्य के लिए चंद्रगुप्त को चुना था, लेकिन एक दीपक को भी जलने के लिए तेल और बाती की जरूरत होती है। चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचानने और उसे सही दिशा देने वाले एक गुरु की आवश्यकता थी। और फिर, जैसा कि अक्सर महान कहानियों में होता है, नियति ने अपना खेल खेला। चंद्रगुप्त के जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिसने उनकी ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की दिशा बदल दी। वे थे तक्षशिला के महान विद्वान आचार्य चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान और रणनीति के सागर थे। जब उन्होंने पहली बार युवा चंद्रगुप्त को देखा तो उन्होंने तुरंत उस बालक के अंदर छिपे सम्राट को पहचान लिया। उन्हें विश्वास हो गया कि यही वह हीरा है जिसे तराश कर भारत के माथे पर सजाया जा सकता है। बस यहीं से शुरू हुई एक गुरु और शिष्य की वह ऐतिहासिक यात्रा जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आचार्य चाणक्य का अपमान मगध के राजा धनानंद ने अपने दरबार में किया था। उस अपमान की आग में जलते हुए चाणक्य ने शपथ ली थी कि वे नंद वंश का समूल नाश कर देंगे और मगध के सिंहासन पर एक योग्य शासक को बिठाएंगे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे एक ऐसे असाधारण व्यक्ति की तलाश में थे जिसमें साहस, बुद्धि और प्रजा के प्रति करुणा हो। उनकी यह खोज चंद्रगुप्त पर आकर समाप्त हुई। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र तक्षशिला ले गए। वहां उन्होंने चंद्रगुप्त को केवल शस्त्र चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और शासन कला की भी शिक्षा दी। यह शिक्षा किसी सामान्य गुरुकुल की तरह नहीं थी। यह एक भविष्य के सम्राट को तैयार करने की कठोर साधना थी। गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा और उनका कल्याण करना होता है। उन्होंने चंद्रगुप्त के मन में एक अखंड भारत का सपना जगाया, एक ऐसा भारत जो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ न हो, बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में एकजुट हो। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु के हर शब्द को आत्मसात किया। उन्होंने दिन रात कठोर परिश्रम किया और खुद को हर चुनौती के लिए तैयार किया। चाणक्य की रणनीतिक बुद्धि और चंद्रगुप्त का अदम्य साहस जब एक साथ मिले तो एक ऐसी शक्ति का निर्माण हुआ जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। अब समय आ गया था उस सपने को हकीकत में बदलने का जिसके लिए वे दोनों जी रहे थे। उनकी पहली चुनौती थी नंद वंश की विशाल सेना। धनानंद के पास लाखों की सेना थी, जबकि चंद्रगुप्त के पास मुट्ठी भर सैनिक थे जो उन्होंने और चाणक्य ने मिलकर तैयार किए थे। सीधी लड़ाई में जीतना असंभव था, इसलिए चाणक्य ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई।
चंद्रगुप्त की सेना ने नंद साम्राज्य के सीमावर्ती गांवों और कस्बों पर छोटे छोटे हमले करने शुरू कर दिए। वे हमला करते, रसद लूटते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। इस रणनीति ने नंद सेना को थका दिया और उनके साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। जनता भी चंद्रगुप्त को अपना मुक्तिदाता मानने लगी और उनका समर्थन करने लगी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की शक्ति बढ़ती गई। उन्होंने पंजाब और अन्य छोटे राज्यों के शासकों को अपने साथ मिलाया जो नंद शासन से असंतुष्ट थे। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के नेतृत्व ने एक पोडेरोसो गठबंधन तैयार किया। अंततः वह निर्णायक दिन आया जब चंद्रगुप्त की सेना ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें धनानंद की विशाल सेना को हार का सामना करना पड़ा। धनानंद मारा गया और इसी के साथ नंद वंश के अत्याचारी शासन का अंत हो गया। यह केवल एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि यह अन्याय पर न्याय की, अहंकार पर साहस की और अधर्म पर धर्म की विजय थी। इस विजय के साथ ही एक नए युग का सूर्योदय हुआ। नंद वंश को पराजित करने के बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर बैठकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह केवल एक राजवंश का परिवर्तन नहीं था, यह एक क्रांति थी। यह पहली बार था जब भारत के इतिहास में एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोना था। चाणक्य प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने शिष्य के साथ मिलकर उस सपने को साकार करने का काम शुरू किया जो उन्होंने वर्षों पहले देखा था। उनका पहला लक्ष्य था भारत के उन सभी छोटे छोटे राज्यों को एक करना जो आपस में लड़ते रहते थे और देश को कमजोर बना रहे थे। चंद्रगुप्त ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ एकीकरण का अभियान शुरू किया। उस समय भारत की पश्चिमी सीमा पर यूनानी शासकों का नियंत्रण था। ये वे क्षेत्र थे जिन्हें सिकंदर ने जीता था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। सेल्यूकस खुद को सिकंदर का उत्तराधिकारी मानता था और भारत को फिर से जीतने का सपना देखता था। 305 ईसा पूर्व में उसने एक बड़ी सेना के साथ सिंधु नदी को पार किया और मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसे लगा था कि वह आसानी से भारत को जीत लेगा, लेकिन उसका सामना अब किसी बिखरे हुए देश से नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य से था। यह दो महान योद्धाओं के बीच एक ऐतिहासिक टकराव था जिसका परिणाम भारत का भविष्य तय करने वाला था। चंद्रगुप्त की सेना ने सेल्यूकस की सेना का डटकर मुकाबला किया। भारतीय सैनिकों के साहस और चाणक्य की युद्ध नीति के सामने यूनानी सेना टिक नहीं सकी। सेल्यूकस को यह एहसास हो गया कि चंद्रगुप्त को हराना लगभग असंभव है। उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और अंत में उसे संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह संधि भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और दहेज के रूप में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम के कई बड़े क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए जो उस समय की सबसे बड़ी सैन्य संपत्ति माने जाते थे। इस संधि ने न केवल यूनानी आक्रमण के खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, बल्कि इसने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को मध्य एशिया तक पहुंचा दिया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय साम्राज्य का विस्तार इतना विशाल हुआ था। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने कई वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहकर अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की भव्यता, उसके प्रशासन और समाज के बारे में विस्तार से लिखा। इस विजय और संधि ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का निर्विवाद सम्राट बना दिया। उन्होंने वास्तव में एक अखंड भारत का निर्माण किया जिसकी सीमाएं पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैली हुई थी। एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करना एक बात है, लेकिन उस पर कुशलता से शासन करना और अपनी प्रजा को एक सुखी और सुरक्षित जीवन देना उससे भी बड़ी चुनौती है। चंद्रगुप्त ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने एक ऐसी अद्भुत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जो उस समय के लिए एक चमत्कार थी। इस व्यवस्था का पूरा विवरण हमें चाणक्य द्वारा लिखे गए महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र केवल राजनीति पर लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि यह शासन कला, अर्थव्यवस्था, न्याय प्रणाली, जासूसी और लोक कल्याण का एक संपूर्ण विश्वकोश है। यह ग्रंथ आज भी दुनिया भर के प्रशासकों
और नेताओं को प्रेरणा देता है। चंद्रगुप्त का प्रशासन पूरी तरह से केंद्रीकृत था, लेकिन साथ ही उसमें स्थानीय स्वायत्तता का भी ध्यान रखा गया था। साम्राज्य को प्रांतों में, प्रांतों को जिलों में और जिलों को गांवों में बांटा गया था। हर स्तर पर कुशल अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो सीधे सम्राट के प्रति जवाबदेह थे। न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी और अपराध को रोकने के लिए एक मजबूत गुप्तचर प्रणाली बनाई गई थी जो पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया ताकि राज्य की आय बढ़े लेकिन प्रजा पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। कृषि, व्यापार और सिंचाई के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि शासन का हर कदम प्रजा के हित में हो, क्योंकि उनका मानना था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। लगभग 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन करने के बाद जब चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन के सभी सांसारिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया है। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन सौंप दिया और राजसी वैभव का त्याग कर दिया। यह सत्ता के प्रति अनासक्ति का एक अद्भुत उदाहरण था। वे जैन भिक्षु भद्रबाहु के शिष्य बन गए और उनके साथ आत्मकल्याण और मोक्ष की खोज में दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में एक साधारण जैन मुनि के रूप में बिताए। वहां चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की सबसे कठिन परंपरा संथारा या सल्लेखना का पालन किया, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर अपने प्राणों का अंत करता है। लगभग 298 ईसा पूर्व में भारत के उस महान सम्राट ने एक तपस्वी के रूप में शांतिपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है। यह साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की कहानी है। यह एक साधारण बालक की कहानी है जो अपनी मेहनत और गुरु के मार्गदर्शन से एक महान सम्राट बना, जिसने भारत को एकजुट किया और फिर सब कुछ त्याग कर मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा। उनकी विरासत आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता सत्ता पाने में नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करने और समय आने पर उसे त्याग देने में है। Please my gold friends like, comment, share, subscribe.